Hello students and welcome back to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Muva. Students, in the last session we discussed the permanent settlement system that was introduced by the company. कंपनी ने एक सिस्टम निकाला था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जिसे जमींदारी प्रथा भी कही जाती है, राइट? एंड दैट वाज जस्ट वन साइडेड सिस्टम टू अर्न द मनी, टू ड्रेन आउट द मनी ऑफ इंडिया टुवर्ड्स द इंग्लैंड, राइट? दीवानी राइट्स मिलने के बाद कैसे ब्रिटिश कंपनी ने अलग अलग अपने रूल्स निकाले जिसकी वजह से वो अपना इंडिया का जो पैसा है वो वहां पे ले जा सके, राइट? वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर पाए, राइट? तो उसके लिए एक था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो हम सीख चुके हैं. द कंपनी वांटेड टू इंक्रीज द रेवेन्यू कलेक्शन. कंपनी रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाना चाहती थी, बट द रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड फ्रॉम ईच पीजेंट वाज फिक्स्ड अंडर द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम. लेकिन परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के अंदर जो भी पीजेंट थे उस सबकी रेवेन्यू फिक्स हो चुकी थी कि उससे ज्यादा नहीं मिलेगी, तो रेवेन्यू बढ़ा नहीं सकते थे. Hence the company came up with two more systems to increase revenue collection, right? तो उसकी वजह से अपना जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाने के लिए कंपनी जो है वो दो और सिस्टम लेकर आई कि जिससे वो अपना रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा सके, राइट? तो वो हमें देखने को मिलेगा कंसेप्ट टाइम 8 के ऊपर SB 16 में, राइट? और पेज नंबर 38 जो है एनसीईआरटी बुक का, राइट? उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका वो आंसर है, राइट? सो सबसे पहले हम जंप करते हैं कंसेप्ट टाइम 8 के ऊपर और उसके बाद वो जो क्वेश्चन है उसका हम आंसर भी देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, अगर आप एसबी बुक ओपन करोगे तो वहां पे SB 16 के ऊपर आपको मिलेगा कंसेप्ट टाइम 8, right? And that is saying about the revenue collection systems, right? While they were ruling the countryside at that time, they had the different systems to collect the revenue. जैसे मैंने अभी आपको बताया that they wanted to increase the revenue collection, but it was fixed under the permanent settlement system. तो फिर उसके बाद उसने कौन से नए नए जो अलग अलग systems थे वो निकाले थे, वही हम समझेंगे. तो let's check it out. The British introduced revenue collection systems to extract maximum revenues from the peasants. कंपनी जो थी, जो ब्रिटिश थे, उसने रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू पीजेंट्स के पास से कलेक्ट कर पाए. जो मजदूर थे उसके पास से ज्यादा पैसा ले लेना, ज्यादा से ज्यादा पैसा टैक्स और रेवेन्यूज के नाम पे ले लेना, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किए थे. The land rent fixed under these systems was so high that sometimes the peasants who could not pay left their villages, right? तो लैंड के रेंट इतने हाई थे, इतने ज्यादा थे, जिसकी वजह से कुछ पीजेंट्स ऐसे भी थे कभी कभार कि जो रेवेन्यू पे नहीं कर सकते थे, तो उन लोगों ने अपना गांव तक छोड़ दिया. यहां तक हालत आ गई कि उसको अपना गांव घर सब छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि रेवेन्यू का रेट ही इतना ज्यादा था. सो 3 such systems are mentioned below. ऐसे 3 सिस्टम हैं जो नीचे दिए गए हैं जिसकी वजह से ये सारी हालत हुई थी, राइट? सो बेसिकली द वर्ड रेवेन्यू कलसम बोल रहे हैं. रेवेन्यू इज द मनी रिसीव फ्रॉम द टैक्सेस. टैक्सेस में से जो मनी रिसीव किया जाए उसे रेवेन्यू कहते हैं, राइट? सो सबसे पहले था द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो हमने कल सीखा, that the land rent was collected by the British through जमींदार. जमींदार को बीच में रखकर ब्रिटिश के द्वारा जमींदार की मदद से रेंट कलेक्ट किया जाता था. द लैंड रेंट वॉज फिक्स्ड परमानेंटली. हमेशा के लिए लैंड रेंट को फिक्स कर दिया गया था. पीजेंट्स लॉस्ट देयर लैंड व्हेन दे फेल्ड टू पे द रेंट एंड द जमींदार्स लॉस्ट देयर जमींदारी व्हेन दे फेल्ड टू कलेक्ट एंड पे द रेंट. अगर रेंट पे नहीं किया तो जो पीजेंट्स थे, जो खेत मजदूर थे, उसको अपनी जमीन गंवानी पड़ती थी. और अगर जमींदार टाइम पर पेमेंट कलेक्ट कर पे नहीं दे पाया, राइट, तो उसको अपनी जमींदारी गंवानी पड़ती थी. दैट वाज द सिस्टम. ये हम कल सीख चुके हैं. द सेकंड सिस्टम इज महालवारी सेटलमेंट सिस्टम, जिसे महालवारी सेटलमेंट सिस्टम कहा जाता है. तो पहले में क्या था कि पीजेंट जो था वो टैक्स पे करता था जमींदार को और जमींदार पे करता था ब्रिटिशर्स को, राइट? यहाँ पे पीजेंट जो है वो टैक्स पे करेगा विलेज के हेडमैन को, यानी कि गांव के मुखिया को, और मुखिया पे करेगा ब्रिटिश को. द लैंड रेंट वाज कलेक्टेड बाय द ब्रिटिश थ्रू द विलेज हेडमैन. विलेज हेडमैन के द्वारा लैंड का रेंट जो था वो कलेक्ट किया जाता था. द लैंड इन द विलेज वाज मेजर्ड एंड रेवेन्यू फ्रॉम ईच प्लॉट वाज एस्टिमेटेड.
विलेज के अंदर हर एक जमीन को पहले नापा जाता था, उसको नापने के बाद उसके ऊपर से हर प्लॉट को एक एस्टिमेट किया जाता कि यहाँ से इतनी रेवेन्यू कलेक्ट हो पाएगी, राइट, उतनी रेवेन्यू वहां से कलेक्ट की जाती थी। इट वॉज रिवाइज पीरियडिकली, और समय समय पे उसको बदला जाता था, उसको वापस रिवाइज किया जाता था कि पहले इस जमीन का रेट ये था, अभी इसी जमीन का रेट ये रहेगा, उसको रिवाइज भी किया जाता था। और थर्ड जो था दैट वाज द मुनरो सिस्टम। तीसरा जो रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था वो है मुनरो सिस्टम, राइट। तो उसमें क्या होता था, देयर वाज नो एनी इंटरमीडिएटर लाइक जमींदार एंड द विलेज हेडमैन। Directly, peasant had to pay the taxes, the revenues to the British. The land rent was collected by the British directly from the peasants. लैंड रेंट जो था वो ब्रिटिश के द्वारा डायरेक्टली पीजेंट्स के पास से कलेक्ट किया जाता था। द लैंड वाज सर्वेड बिफोर द रेंट वाज फिक्स, और रेंट फिक्स करने से पहले जो लैंड थी उसका सर्वे किया जाता था कि उसमें से कितना रेवेन्यू हम कलेक्ट कर पाएंगे, राइट। सो दीज वर द टू मोर रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। पहला तो हमने कल ही देख लिया था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, उसके अलावा दूसरे दो जो थे वो थे महालवारी सेटलमेंट सिस्टम, और उसके बाद आया द मुनरो सिस्टम, राइट। तो अभी हम एक क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, राइट, जो एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 38 पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, और उसका आंसर भी हम यहीं पे चेक करने वाले हैं। So students, the question over here is, how was the Mahalwari system different from the permanent settlement system? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम से महालवारी सिस्टम कैसे अलग था, राइट। तो महालवारी सिस्टम के अंदर द विलेज हेडमैन वर इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू। महालवारी सिस्टम के अंदर गांव का जो मुखिया होता था वही इंचार्ज था, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रेवेन्यू कलेक्ट करना। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के अंदर द जमींदार वर द रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यू। रेवेन्यू कलेक्शन करने की जिम्मेदारी किसकी थी, जमींदार की थी। दूसरा, द रेवेन्यू अमाउंट वाज नॉट फिक्स परमानेंटली। महालवारी सिस्टम के अंदर रेवेन्यू की जो अमाउंट थी वो हमेशा के लिए फिक्स नहीं की गई थी। इट वाज टू बी रिवाइज पीरियडिकली, हर समयांतर पे, यानी कि कुछ फिक्स टाइम के बाद उसको वापस रिवाइज किया जाता था, यानी कि वापस रेंट को बदला जाता था। और हाँ, कभी रेंट कम नहीं हुआ, हमेशा बढ़ाया ही जाता था। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में उसको ये लॉस था, द रेवेन्यू अमाउंट वाज फिक्स्ड परमानेंटली, रेवेन्यू अमाउंट हमेशा के लिए फिक्स हो जाती थी, राइट। तो ये आपके होमवर्क का पहला पार्ट भी बनेगा कि आपको और भी अगर कुछ डिफरेंस दिख रहे हैं तो आपको जितने भी डिफरेंस इसमें मिले वो सारे डिफरेंस लिखने हैं। द डिफरेंसेस बिटवीन द महालवारी सिस्टम, द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम एंड द मुनरो सिस्टम। ये जो तीन सिस्टम हमने अभी देखे थे कंसेप्ट टाइम 8 में, उसके डिफरेंसेस आपको अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में जितने मैक्सिमम डिफरेंसेस आप पा सको वो आपको लिखने हैं, राइट। सो ये हमने देखा और मैंने आपको होमवर्क भी दिया, लेकिन उन तीनों सिस्टम को अच्छी तरह से याद रखने के लिए उसकी समरी के लिए एक छोटा सा वीडियो हम प्ले करते हैं, राइट। सो लेट अस प्ले एंड वॉच दैट वीडियो। So this video is all about the revenue collection system. Why did the British impose a revenue collection system? British ने revenue collection system क्यों impose किया था? Because they wanted to increase the revenue collection as much as possible. जितना हो सके उतना revenue वो collect करना चाहते थे. So they introduced revenue collection systems to extract maximum money in form of taxes from the peasants. तो उन लोगों ने revenue collection system इसलिए बनाया ताकि वो maximum money टैक्सेस के नाम पे peasants के पास से निकाल सके। This video is not having the bigger video sound, right? The audio is not clear, that's why I am repeating everything. So it is about the permanent settlement system. उसमें क्या होता था, peasant was used to pay the taxes to the zamindar and zamindar used to pay the tax to the British. अगर peasant टाइम पे नहीं दे पाया टैक्सेस तो वो अपनी जमीन गवाएगा, जमींदार अगर नहीं दे पाया तो वो अपनी जमींदारी गवाएगा। सो आफ्टर ऑल फायदा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश का ही था। The zamindars were not investing in the improvement of the land. So,
they needed to introduce other revenue collection systems. One of the new systems introduced was the Mehelwari settlement system. Under this system, the land rent was collected by the British through a village head. The Monroe system was another revenue collection system introduced by the British. Under this system, the land rent was collected by the British directly from the peasants. The land was surveyed by the British before fixing the rent. The three systems introduced by the British to collect revenue from peasants were the permanent settlement system, the Mehelwari system, and the Monroe system. These systems had a negative impact on the people from whom these taxes were collected, as the land revenue was fixed. Peasants were unable to pay the taxes imposed, which led to them losing their land. Zamindars lost their zamindari if they were not able to collect taxes from the peasants and pay the British. Farmers started borrowing money from moneylenders to pay the high rent. If they failed to pay back the moneylenders, they were evicted from the land they had been cultivating for generations. And finally, peasants started fleeing the countryside as they were unable to pay the taxes. यहाँ पे जो बताया गया है इस वीडियो में कि ये जो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम थे ना, उसके इम्पैक्ट बहुत ही, यानी कि उसकी असर बहुत ही खराब हुई थी लोगों पे। सबसे पहले तो अगर टैक्स पे नहीं कर पाया तो उससे अपनी जमीन गंवानी पड़ेगी, राइट। फिर अगर जमींदार टाइम पे टैक्स नहीं पे कर पाया तो जमींदार को अपनी जमींदारी गंवानी पड़ेगी। फार्मर्स जो थे उन लोगों ने मनी लैंडर्स, यानी कि जो लोकल जो पैसे उधार पे देते हैं, लोन देते हैं, उसके पास से पैसे उधार लेना शुरू किया, राइट। और अगर वो टाइम पे अपना पैसा वापस नहीं कर पाए तो वो उसे अपनी जमीन से निकाल दिया जाता था और उस जमीन का मालिक जो था वो मनी लैंडर बन जाता था, राइट। और पीजेंट जो थे उन लोगों ने फिर इस सब चीज से हैरान होकर आखिर उसका निर्णय यही रहा, आखिर में उसका डिसीजन ये रहा, दे स्टार्टेड फ्लीइंग फ्रॉम द कंट्री साइड। उन लोगों ने कंट्री साइड से रहना छोड़ दिया, गांव में से रहना छोड़ दिया, राइट। गांव छोड़ के जाने लगे क्योंकि जितने भी टैक्स उसके ऊपर लगाए जाते थे वो टैक्स वो पे नहीं कर पाते थे, राइट। तो तीन सिस्टम है, उसके डिटेल हमने देख लिए, उसके इम्पैक्ट क्या हुआ वो भी हमने देख लिया, राइट। सो नाउ दैट वाज द फर्स्ट फेज ऑफ टुडेज सेशन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड फेज। सो स्टूडेंट्स, जब ब्रिटिशर्स ने हमारे पास से रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट किया, then they also realized that the Indian villages can not only act as the source of revenue for them. इंडियन विलेजेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे का सोर्स नहीं बन सकता। द विलेजेस कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ग्रो द क्रॉप्स दे नीडेड। क्या क्या क्रॉप हमें चाहिए वो भी हम उन लोगों के पास से निकलवा सकते हैं, उन लोगों को मजबूर कर सकते हैं कि आप हमारा क्रॉप जो हमें चाहिए वो आप उगाओ, नहीं कि आप जो चाहते हो, राइट। सो ऐसा ही एक क्रॉप था एंड दैट वाज द इंडिगो। ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियन फार्मर्स को फोर्स करते थे इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए। सो व्हाट वाज द इंडिगो कल्टीवेशन? लेट्स चेक इट आउट एट दैट टाइम। नाउ after introducing the revenue settlement systems, the British realized that Indian villages could not only provide them revenue but also grow the crops they needed. रेवेन्यू सिस्टम्स निकालने के बाद ब्रिटिशर्स को रियलाइज हुआ कि सिर्फ और सिर्फ उनसे पैसा ना लेकर हमें जो भी क्रॉप चाहिए वो भी अगर हम उन लोगों के पास से निकलवा ले तो हमारा और ज़्यादा फायदा हो जाएगा। सो द ब्रिटिश फोर्स द इंडियन फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप्स सच एज, ऐसे कुछ क्रॉप्स हैं कि जो क्रॉप्स सिर्फ और सिर्फ यूरोप के लिए ब्रिटिश जो थे वो फार्मर्स को फोर्स करते थे कि वो सिर्फ यूरोप के लिए उगाया जाए, जैसे कि शुगर कैन, जूट, टी, ओपियम एंड इंडिगो। शुगर कैन, जूट, टी, ओपियम एंड इंडिगो, ये जो 5 क्रॉप्स थे, इन 5 क्रॉप्स को वो सिर्फ और सिर्फ यूरोप के यूज के लिए इंडियन फार्मर्स के पास से उगवाते थे और वो भी फोर्सिबली उसको मजबूर करते थे कि आपको यही उगाना पड़ेगा बिकॉज हमें ये चाहिए, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द ब्रिटिश फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने कैसे इंडिया के अंदर इंडिगो कल्टीवेशन के लिए फार्मर्स को फोर्स किया था।
राइट। तो वो डज कलर हैव अ हिस्ट्री, पेज नंबर 30 और 31 पे एनसीईआरटी बुक में पाया जाएगा, और उसके ऊपर से क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इंडिगो एंड व्हाट इज इट यूज्ड फॉर, राइट। तो वही क्वेश्चन का आंसर हमें यहीं पे भी मिलेगा। व्हाट इज इंडिगो? सो इंडिगो इज अ प्लांट विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर डाई, ब्लू कलर की एक डाई, राइट, बहुत ही रिच कलर होता है वो। तो वो ब्लू कलर की डाई के लिए एक प्लांट था, उस प्लांट को कहा जाता है इंडिगो, राइट। और वो किसके लिए यूज होता है? क्लोथ्स को कलर करने के लिए, इंडिगो कलर क्लोथ्स पे देने के लिए इस डाई का यूज होता है, एंड दैट्स अ नेचुरल कलर फाउंड फ्रॉम अ प्लांट, राइट। सो इंडिगो वर्सेस व्हाट, ऐसे दो अलग अलग क्रॉप्स है, इंडिगो और व्हाट। वो क्या है देखते हैं। इंडिगो प्लांट ग्रोस इन द ट्रॉपिक्स, इंडिगो प्लांट जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में ही पाए जाते हैं। व्हाट अनदर प्लांट ग्रोन इन यूरोप वाज आल्सो यूज्ड टू मेक डाइज, और व्हाट करके एक दूसरा प्लांट था जो यूरोप में उग सकता था, जिससे भी एक डाई बनता था, दैट वाज ऑफ येलो एंड ग्रीन कलर, राइट। तो उसके पास येलो एंड ग्रीन कलर था, बट दे डिडंट हैव द ब्लू कलर, दे डिडंट हैव द ब्लू कलर, सो उसके लिए उसको इंडिगो की खास जरूरत थी। सो क्लोथ डायर्स प्रिफर्ड इंडिगो ओवर वॉट, एज इंडिगो प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर, whereas the dye from wood was dull and pale. क्लोथ डायर्स जो थे, यानी कि क्लोथ को रंगने वाले थे, जिसे हम रंगारा या फिर रंगरेज कह सकते हैं, राइट, वो इंडिगो को ज्यादा चूज करते थे। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से एक रिच और ब्लू कलर मिलता था, द रॉयल ब्लू कलर जिसे कहा जाता है, वो कलर वहां पे इंडिगो में से मिलता था। जिसके सामने वोड में से जो डाई बनती थी, राइट, वो काफी फीकी थी, राइट, और बहुत ही डल कलर की होती थी, जिसकी वजह से वो एक्सेप्टेड ज्यादातर मार्केट में नहीं हो रहा था, राइट। दूसरा भी एक टॉपिक है जो पैराग्राफ मिलेगा, फिफ्थ पैराग्राफ पेज नंबर 31 पे एनसीईआरटी बुक में, राइट, जिसका स्टार्टअप है बाय द एंड से। उसमें एक फिगर भी दिया गया है, फिगर 7, और उसका जो कैप्शन है वो पेज नंबर 32 में दिया गया है, राइट। और उसके हिसाब से हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन 9.1 जो है एसबी 16 में वो देना है। तो पूरा टॉपिक प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9.1 में ही आ जाता है एसबी 16 में, राइट। सो लेट्स चेक इट आउट, व्हाट इज दैट। 9.1 is observe the following images and give two reasons why the company enforced indigo cultivation in India. The fifth paragraph is all about that, right? तो इंडिया के अंदर इंडिगो कल्टीवेशन को क्यों एनफोर्स किया जा रहा था कंपनी के द्वारा, उसके रीजन देने हैं, राइट। सो उसका पहला रीजन है ए, और उसका हिंट है यूज दिस वर्ड्स ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइज कॉटन प्रोडक्शन डिमांड फॉर डाइज, एंड बी इज हिंट use the words slave revolt world indigo production fell half, right? So now the answers, right, आंसर्स क्या होगा उसका, लेट्स चेक इट आउट। सो ए का जो आंसर है वो है एज ब्रिटेन बिगन टू इंडस्ट्रियलाइज, जैसे ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ, इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपांडेड, तो उसका कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ही बड़ा था। दिस क्रिएटेड अ ह्यूज डिमांड फॉर क्लॉथ डाइज, जिसकी वजह से कपड़ों की जो डाई होती है, यानी कि कपड़ों के लिए जो कलर है, उसकी बहुत ही डिमांड बढ़ गई थी। हैंस द कंपनी एनफोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया, और उसी कपड़ों की डाई के लिए इंडिया के अंदर इंडिगो कल्टीवेशन के लिए फोर्स किया जा रहा था। सिर्फ अपनी इंडस्ट्री को अच्छे से चलाने के लिए भारत के लोगों को फोर्स किया जाता था कि आप हमारे लिए इंडिगो प्रोड्यूस करो, right? That was the first thing. Now the second is due to the slaves revolt in 1791, 1791 में जो मजदूर थे उन लोगों ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, राइट। सो इन द कैरेबियन आइलैंड, कैरेबियन आइलैंड के अंदर मजदूरों ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था। द वर्ल्ड इंडिगो प्रोडक्शन फेल बाय हाफ, तो पूरे वर्ल्ड का इंडिगो प्रोडक्शन जो था वो आधे जितना कम हो गया था। हैंस द कंपनी एनफोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन इंडिया, और वो कैरेबियन आइलैंड में हुआ था, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो वहां से बंद हो गया प्रोडक्शन। तो ब्रिटिश ने इंडिया को ही प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि यहां से आप इंडिगो प्रोडक्शन करेंगे। तो जो प्रोडक्शन वहां से कम हो गया था वो उन लोगों ने इंडिया में से पाना शुरू कर दिया, राइट। दैट वाज ऑल अबाउट द इंडिगो प्रोडक्शन, राइट, एंड दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, एक होमवर्क मैंने आपको दे दिया है, दूसरा जो होमवर्क है वो यही प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9.1 है एसबी के अंदर, वही आपको अपने वर्ड्स में अपनी तरह से लिखकर भेजना है, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन गाइस। आई होप आपको होमवर्क और सेशन दोनों समझ में आया होगा,
but still you are facing any kind of queries, you can contact me anytime, as you all have got my number. Right. So I'm taking the leave for today's session. I'll see you in the next session with a new topic. Till then, it's time to say goodbye. So goodbye. Take care. Have a nice time. Stay home. Stay safe. And yes, don't forget to share your homework. Thank you.